आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24/7 में आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम थ्योरी क्वेश्चन का भी थ्योरी के बारे में भी बताएंगे। एक क्रैश कोर्स जो कि हमारे सब इंजीनियरिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है, जिसकी वैकेंसी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और जिसकी एग्ज़ाम डेट 24 सितंबर 2022 को होने हैं और 1 महीने बचे हैं और 1 महीने में हमारे सब इंजीनियर कोर्स के सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे, साथ ही अच्छे कंटेंट के साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्रैक्चर। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्रैक्चर क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है FCT 0.7 FCK। FCK क्या होता है? तो FCK स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है और ये इम्पेरिकल फार्मूला है। और इम्पेरिकल फार्मूला किससे लिया गया है? तो IS कोड 456/2000 से IS कोड 456/2000 से लिया गया है। इसके अलावा दो और कौन कौन से टेस्ट होते हैं मेथड? तो एक फ्लेक्चरल मॉडुलस रैप्चर टेस्ट होता है, दूसरा स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट होता है और ये तीसरा मेथड है जो कि कंक्रीट फ्लेक्चर मेथड होता है। वो पहला मेथड क्या होता है? फ्लेक्चरल मेथड। फ्लेक्चरल मेथड जो कि एक बार होता है और इसमें से 770 सेंटीमीटर इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 का एक क्यूब बनाते हैं। उसके हिसाब से हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये फ्लेक्चरल वाला होता है। स्प्लिट टेस्ट क्या होता है? तो स्प्लिट टेस्ट एक डायमीटर की एक सिलेंडर बनाते हैं और सिलेंडर पर लोड अप्लाई करके उसको करते हैं। तो इस तरह से दूसरा मेथड होता है और तीसरा मेथड ये है 0.7 FCK जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू को बताता है। इसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को कैसे हम जानते हैं? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट दो मेथडों से निकालते हैं। पहला एक शॉर्ट टर्म मॉडुलस होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म मॉडुलस होता है। तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस को हम कैसे निकालते हैं? तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस का फार्मूला होता है EA = 5000 √FD न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस का फार्मूला होता है EC0 = EC × 1 + थीटा। और थीटा क्या होता है? तो थीटा जो कि क्रीप रेशियो, क्रीप स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। क्रीप क्या होता है? तो क्रीप जैसे कि हम 7 दिन में देखें तो 7 दिन में क्रीप क्या होता है? तो 7 दिन में 22 की वैल्यू 7 दिन में क्रीप की वैल्यू 2.27 होती है। उसके बाद 28 दिन में क्रीप की वैल्यू क्या होती है? तो 28 दिन में क्रीप की वैल्यू 1.6 होती है। 1 ईयर में क्रीप की वैल्यू 1.1 होती है। तो इस तरह से ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर 7 दिन में है तो 2.2, 28 दिन में है तो 1.6 और 1 ईयर में है तो 1.1 क्रीप की वैल्यू। तो EC निकालते हैं। EC क्या है? तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस निकालने के लिए। तो इस तरह से कंक्रीट का फ्लेक्चरल टेस्ट निकालते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे। और कंक्रीट का टेस्ट कौन कौन से मेथड से किया जाता है? तो कंक्रीट का टेस्ट जो कि वर्केबिलिटी मेथड होता है, स्लम्प टेस्ट होता है जो कि एक फील्ड टेस्ट मेथड होता है। उसके बाद कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट मेथड होता है। उसके बाद BV कंसिस्टिवमीटर टेस्ट होता है। BV कंसिस्टिवमीटर टेस्ट होता है। तो इस तरह से टेस्ट होते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे ली जाती हैं? तो IS 456/2000 के रिकमेंडेशन के हिसाब से। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, इफेक्ट ऑफ क्रीप इन यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। तो इफेक्ट ऑफ क्रीप यंग मॉडुलस कंक्रीट में क्या होता है? तो ECL = लॉन्ग टर्म मॉडुलस के लिए 5000 √FCK 1 + थीटा। थीटा जो कि थीटा की वैल्यू 7 दिन में होती है 2.2, 28 दिन में होती है 1.6 और 1 ईयर में होती है 1.1। इस तरह से हम लॉन्ग टर्म मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं।
लॉन्ग टर्म मॉडुलस कैलकुलेट करने का एक में काज इन डिफॉर्मेशन देता है। तो इस तरह से हम लॉन्ग टर्म मॉडुलस निकालते हैं, जिसका फार्मूला ECL 5000 रूट ओवर FC के 1 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू जो कि डे पर डिपेंड करती है, 7 डे पे 2.2, 28 दिन पर 1.6 और 1 ईयर पर 1.1 होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर 0.7 रूट FC के। अगर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M20 का निकालना हो तो M20 का हम कैसे निकालेंगे, तो FCT इंटू 0.7 इंटू रूट ओवर 20। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसके हिसाब से वैल्यू कितनी आती है, तो पहले हमको सॉल्व करना होगा √20 एंड उसके बाद √20 की वैल्यू क्या होती है, तो 4.472 होती है। उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 का, तो 0.7 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो 3.1304 वैल्यू मिलेगी। न्यूटन पर mm² इसकी वैल्यू मिलती है। अब प्रोबेबिलिस्टिक कर्व को समझते हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक कर्व क्या होता है, जैसे कि इसमें दो एक्सिस होती हैं, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो डिनोट करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, वाई एक्सिस डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ टाइम टेस्ट एंड रिजल्ट को, जो कि इस पे से इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ से पहले ग्राफ इंक्रीज करता है, फिर ग्राफ को डाउनवर्ड आता है। उसके बाद ग्राफ को वेरिएशन मिडिल टर्म पे होता है और एफएम जी की 1.64 होता है। तो एफएम क्या होता है, तो एफएम जो कि मीन स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। एफसी के क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। और सिग्मा क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है। और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को, एफएम यानी मीन स्ट्रेंथ को, और एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। अब बात आती है कि जो प्रोबेबिलिस्टिक होता है यहाँ पे डिनोट करता है, उसमें वेरिएशन कितना हो सकता है, 1.64 इंटू सिग्मा का वेरिएशन हो सकता है। तो इतने का वेरिएशन इसमें रहता है। तो ये एफएम जो कि मीन स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। और एफसी के निकालना है, तो एफसी के निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है एफएम माइनस 1.64 सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में डिपेंड ऑन ग्रेड पर डिपेंड करती है कि सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 28 डे क्यूरिंग फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट एज पर IS 10262/2009 टेक द स्टैंडर्ड डेविएशन इन सिग्मा। और जैसे कि क्वेश्चन में दिया है तो 28 डे, ठीक। उसके बाद M20 ग्रेड दिया हुआ है, उसके बाद सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 4 न्यूटन पर mm²। तो हम जानते हैं कि FM = FC के 1.664 सिग्मा होता है। तो FCK की वैल्यू क्या है, तो FCK की वैल्यू हम 20 रखते हैं, 1.64 इंटू सिग्मा की वैल्यू 4 रखते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.64 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना आता है 6.56, और दोनों के एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 26.56, यानी रफ अगर राउंड फिगर में करते हैं तो 26.56, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और टारगेट मीन इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, मॉड्यूलर रेशियो। तो मॉड्यूलर रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मॉड्यूलर रेशियो M = 283 सिग्मा CBC। 3 सिग्मा CBC के मेथड से हम मॉड्यूलर रेशियो को निकालते हैं। तो मॉड्यूलर रेशियो किसका कितना होता है, तो M15 का 19 होता है, M20 का 13 होता है, M25 का 11 होता है, M30 का 9, M35 का 8, यानी ये घटता जाता है। तो मॉड्यूलर रेशियो जो कि 19 और ऐसे निकालते हैं। तो मॉड्यूलर रेशियो यानी सिग्मा CBC और 280 यानी 280/3 सिग्मा CBC से हम मॉड्यूलर रेशियो M की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब हम RCC सेक्शन को एनालिसिस कैसे करते हैं, तो B = XA/2 M XA D - XA/2 के थ्रू करते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है XC यानी
लिमिटिंग डेप्थ यम में सिग्मा सी बी सी, यम सिग्मा सी बी सी, इस तरह से। तो यक्सी क्या होता है, यक्सी इजक्वल टू के डी, के डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ, डिपेंड करता है ग्रेड कौन सा है। तो सेक्शन 3 तरह के होते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो सबसे पहले इनको समझते हैं। बैलेंस सेक्शन जिसमें कंक्रीट कंप्रेशन और टेंशन दोनों में साइमल्टेनियसली फेल हो। अंडर रेनफोर्स में फेल होने वाला पहला चीज़ क्या होगा, इसमें फेल होगा कंक्रीट फेल होगा। और ओवर रेनफोर्स में जैसे कि हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि एक चीज़ है, एक बैलेंस, दूसरा ओवर और अंडर, ठीक। तो इसमें क्या फेल होगा, अंडर में क्या फेल होगा, पहले हमारी क्राइटेरिया रहेगी कि स्टील फेल हो जाए, स्टील फेल होगा, स्टील फेल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद बैलेंस में दोनों साथ में ही फेल होते हैं। और ओवर में क्या फेल होगा, तो स्टील नहीं फेल होगा बल्कि कंक्रीट फेल होगा, जो कंक्रीट फेल होगा। तो हम डिजाइन मेनली किस में करते हैं, अंडर रेनफोर्स में, क्योंकि अंडर रेनफोर्स में इसलिए करते हैं कि अगर पहले अगर स्टील फेल होगा तो स्टील अगर फेल होता है तो स्टील फेल होगा तो हमें रैप्चर देगा, यानी क्रैक डेवलप होगा। क्रैक डेवलप होगा तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर फेल होने वाला है, और इसलिए यह वार्निंग देता है। वार्निंग हमें समझ जाए में पता चल जाएगा। जबकि अगर कंक्रीट स्ट्रांग रहेगा और कंक्रीट ओवर में हम डिजाइन कर देते हैं, स्टील रुका ही रह जाएगा और कंक्रीट ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें सडन फेलियर आ जाएगा। तो सडन फेलियर जो कि डेंजरस हो जाता है, और इसलिए हम हमेशा डिजाइन जो कि अंडर रेनफोर्स में ही करते हैं। तो जैसे यक्स और सिग्मा एस टी के इक्वल होता है, तो इस तरह से ये तीनों चीज़ों को हमने समझा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, आरसीसी सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का ये मेथड है। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रेनफोर्स निकालने के लिए हम बी यक्स सी ए इंटू डी बाई यक्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे सेक्शन होता है, इसमें से ये अगर सिंगली रेनफोर्स बीम में तो यहाँ पे बार लगे हुए होते हैं। उसके बाद ए यक्स यानी न्यूट्रल एक्सिस होता है। उसके बाद हमारे टोटल लेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं डी होता है, और अगर यहाँ से कैलकुलेट करें सिर्फ बार के सेंटर से और यहाँ तक तो इफेक्टिव डेप्थ होता है, और ये विड्थ होती है। तो इस तरह से हम जो कि कन्वेंशन को समझते हैं। उसके बाद जैसे कि फैक्टर ऐसे आता है, अगर हम दो डायग्राम बनते हैं, एक शियर स्ट्रेंथ का, दूसरा एक स्ट्रेस डायग्राम बनता है, जो कि इस तरह से दो डायग्राम बनते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है इनमें, ठीक। तो इस तरह से आप जो कि जानते ही हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे, तो डिजाइन फार्मूला ऑफ बैलेंस सेक्शन। तो डिजाइन फार्मूला बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 सी जे के इंटू बी डी स्क्वायर। तो सी जे के क्या होता है, तो सी जे के यानी क्यू को डिनोट करता है, और सी का मतलब होता है सिग्मा सी बी सी, जे का मतलब होता है 1 - k/3, और के का मतलब होता है यम सिग्मा सी बी सी, यम सिग्मा सी बी सी। इस तरह से ये फार्मूला होता है। अब आते हैं यम 15 ग्रेड कंक्रीट, वो रेशियो यम 50 ग्रेड का कंक्रीट क्या रेशियो क्या होता है, A1:4 सीमेंट सैंड इनटू कोर्स ग्रेड। 1 क्या होता है, तो सीमेंट होता है, 2 क्या होता है, तो सैंड होता है, और 4 क्या होता है, तो कोर्स एग्रीगेट होता है। तो इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट मेथड, अगर करेक्ट आंसर के बारे में हम जाने तो 0.87 इसका करेक्ट आंसर होता है। तो यम 50 ग्रेड लेना है, उसके बाद कंक्रीट का रेशियो ए रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लिमिटिंग डेप्थ को कैलकुलेट करने का तरीका। तो इसमें हम अगर कन्वेंशन की बात करें तो बीम की विड्थ बी हो जाती है यानी 250, उसके बाद डी यानी इफेक्टिव डेप्थ 550, और उसके बाद हम इफेक्टिव कवर 50 लेते हैं। अगर विड्थ देखें तो 550 mm और इफेक्टिव कवर 50 माइनस करते हैं तो एक कैपिटल डी की वैल्यू दी है, तो स्मॉल डी क्या होता है 500 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से टोटल में से माइनस करेंगे। उसके बाद एफ 500 का फार्मूला, एफ 500 दिया हुआ है, तो इस तरह से लिमिटिंग डेप्थ निकालने के लिए हम एक्सयू वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जिससे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसमें जो लिमिटिंग टेस्ट और नेचुरल एक्सिस के हिसाब से कैलकुलेट करके, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 230। 230 आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ना आए तो ये भी बताएं, क्योंकि हम अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करके आंसर सॉल्व करके बता देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।